हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल सेट प्रैक्टिस 50-50 के इस क्वेश्चन के जीके और जीएस के करंट अफेयर्स के सीरीज में फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये 50 क्वेश्चन का सीरीज जो है वो आपको बिहार बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी मेंस एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा पीटी और मेंस दोनों एग्जाम के लिए, आगामी बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम्स की तैयारी के लिए, 7वां चरण शिक्षक भर्ती का एग्जाम के लिए, बिहार पुलिस का एक कंसेप्ट तैयार किया हुआ इस 50 क्वेश्चन के सीरीज में आपके लिए क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। आपको बता देंगे फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन के सीरीज में हम सब जीके जीएस के हर एक सब्जेक्ट को एक ही रूप में तैयार करते हैं और आपको बेसिक जीके और जीएस इसमें देने का हम प्रयास करते हैं ताकि आपको जीके और जीएस तथा करंट अफेयर्स साथ में अलग से आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसी 50 क्वेश्चन के सीरीज में आपको ऑल ओवर जीके जीएस की तैयारी हो सके, ऐसा कंसेप्ट हम तैयार करके आपके लिए क्वेश्चन को तैयार करते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी होता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड भी रहता है, तो आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको एक बात और भी सुनना चाहिए कि आपको इसका पीडीएफ जरूर अवेलेबल करवा लेना चाहिए और पीडीएफ को अवेलेबल करवाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक सेट प्रैक्टिस का हम पीडीएफ अवेलेबल करवा देते हैं। इसके अलावा आगामी एग्जाम्स का जो भी कंपटीशन एग्जाम्स का आने वाला तैयारी रहता है उसके लिए भी हम आपको क्वेश्चन का एक कलेक्शन वहां पर अवेलेबल करवा देते हैं ताकि आपको आगामी एग्जाम्स के सिलेबस के बारे में जानकारी या क्वेश्चन का एक कलेक्शन आपको मिल जाए ताकि तैयारी में आपको और भी फायदा मिल सके। फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यूज हो सकता है तो आप इसको शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखते हैं तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आगामी एग्जाम्स जो भी होगा उसके लिए हम एक फुल सेट प्रैक्टिस आपके लिए लाते रहेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाते रहेंगे और उसका सॉल्यूशन भी आपको उसी कंसेप्ट में देने का प्रयास करेंगे जो आपको क्वेश्चन में जितना एप्रोप्रिएट आंसर मांगेगा। क्लियर? तो आपके लिए एक फुल्ली सेट प्रैक्टिस 50 क्वेश्चन के इस सब्जेक्ट सीरीज में सारा जीके जीएस को निचोड़ के हम आपको प्रस्तुत करते हैं। तो आपका लाइक करना लाजमी होता है और हमें और बढ़ावा दीजिए, शेयर कीजिए और कुछ कमी रह जाता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आज का पहला सेट प्रैक्टिस आज 115 नंबर सेट है। बार बार हम कहते हैं कि सेट प्रैक्टिस का आप पीडीएफ विदाउट सॉल्यूशन किया हुआ और सॉल्यूशन किया हुआ दोनों प्रकार का आप अवेलेबल करवा लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर। जुड़ने में अगर कोई दिक्कत होता है टेलीग्राम चैनल से तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अवेलेबल करवा देंगे, आप वहां से आसानी से जुड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्स तो अपने समय पर आएगा भी और जाएगा भी, लेकिन आप रिजल्ट के पीछे ना रहे, इसके लिए इस 50 क्वेश्चन का सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर? और आप खुद के लिए मेहनत कीजिए, हम तो आपके लिए इतना मेहनत कर ही रहे हैं, आप भी खुद के लिए मेहनत करिए, उसके बाद देखिए कि रिजल्ट कहां जाता है। क्लियर? रिजल्ट के लिए जुनून लाइए अपने आप में और जुनून के तहत पढ़िए, हर प्रकार का डिटेल्स भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। एनसीईआरटी हो सकता है तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने का कोशिश कीजिए या एनसीईआरटी बुक को भी धीरे धीरे पढ़ने का कोशिश कीजिए क्योंकि आगामी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से। क्लियर? चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं 115 नंबर सेट प्रैक्टिस का। पहला क्वेश्चन है, पुनीत सागर अभियान भारत में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जा रहा है? पुनीत सागर अभियान खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुनीत सागर अभियान जो है वो एनसीसी कैडेट कोर, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर कैडेटों के द्वारा शुरू किया गया एक प्रकार का अभियान है पुनीत सागर अभियान। अब देखेंगे एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर समुद्र के किनारे समुद्री तटों को प्लास्टिक और अन्य कचरे से मुक्त करने तथा इन्हें साफ करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एनसीसी कैडेट द्वारा 1 से लेकर 30 दिसंबर 2021 को इस अभियान की शुरुआत किया गया था और यह एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। क्लियर है? 2021 से, कब से? 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2021 से चलाया जा रहा है। क्लियर है? पुनीत सागर अभियान का उद्देश्य 1 दिसंबर 2021 से स्थानीय आबादी और भावी पीढ़ी के बीच समुद्र के कक्ष या समुद्र के किनारों या समुद्र तटों का महत्व के संदेश का प्रचार प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ध्यान देंगे एनसीसी कैडेटों के द्वारा यह शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा बंदी आंदोलन 2022 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? सारा बंदी आंदोलन खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में नेतृत्व में शुरू किया गया एक आंदोलन था, सारा बंदी आंदोलन। अब क्या था जरा ध्यान दीजिएगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1922 ईस्वी में यह शुरू किया गया था सारा बंदी आंदोलन। इसके द्वारा अभियान से
किसानों ने करों का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया था? कर मत दो, इसी के तहत नारा दिया गया था, कर मत दो अभियान दिया गया था। यानी किसानों को कर से मुक्ति करने के लिए यह एक अभियान चलाया गया था, शराबबंदी आंदोलन। क्लियर। बारडोली सत्याग्रह की अगर बात करें तो गुजरात के सूरत जिले में किसानों के द्वारा 4 फरवरी 1928 ईस्वी में लगान न देने, मेनली रूप से अगर देखा जाए तो कर मत दो जो है, नो टैक्सेशन जो है, कर मत दो, इसकी शुरुआत 4 फरवरी 1928 ईस्वी में बारडोली सत्याग्रह के दौरान दिया गया एक नारा था। इसी आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। क्लियर। तो शराबबंदी आंदोलन या बारडोली सत्याग्रह, शराबबंदी आंदोलन 1922 ईस्वी में, जबकि बारडोली सत्याग्रह उसी से रिलेटेड है, इसको और विस्तारित रूप दिया गया था 4 फरवरी 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, और इसी के दौरान इनको सरदार की उपाधि दी गई थी वहां के बारडोली के महिलाओं के द्वारा। क्लियर है। साल 2014 से प्रत्येक 31 अक्टूबर को अगर बात किया जाए तो सरदार के जन्मदिन यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? अगर क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है, टाइम आपका डिस्कशन थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है, फिर भी इसको सुनने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हम तैयार करके आपके लिए लाते हैं फ्रेंड्स, और आपके अगले एग्जाम्स के लिए खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि हम आपको पीडीएफ जो है अवेलेबल टेलीग्राम चैनल पर तो करवाते ही हैं, साथ में आगामी एग्जाम्स के जो भी क्वेश्चन होंगे कलेक्शन के रूप में, वो भी हम आपको मॉडल सेट के रूप में अवेलेबल करवा देंगे। 400-500 के इस सीरीज में के रूप में अवेलेबल करवा देंगे, और खूब बढ़िया से अवेलेबल करवाएंगे, ताकि आपको जीके जीएस अलग से पढ़ने की जरूरत, कम से कम ऑब्जेक्टिव टाइप ढूंढना पड़े क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर से जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगन, ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है। जरा ध्यान दीजिएगा, कालीबंगन से और क्या क्या चीज मिला है? बेलनाकार मोहरे यहां से मिला है, हल के निशान मिले हैं, ईट से निर्मित चबूतरे मिले हैं, हवन कुंड या अग्नि कुंड भी मिला है, अन्नागार, अलंकृत ईटों का प्रयोग किया हुआ, घरों के निर्माण में कच्ची ईटों के प्रयोग, युगल समाधियां, ये सभी कालीबंगन से मिले हैं। धौलावीरा की बात करें, ऑप्शन नंबर बी में है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जिसकी खोज आर.एस. बिस्ट ने 1990 से 1991 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो की बात किया जाए तो महाविद्यालय भवन यहां से मिला है। कासे की नृत्य रत्न नारी की मूर्ति मिली है, यानी नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से मिली है। पुजारी की मूर्ति भी यहां से मिली है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है, और सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड इत्यादि भी मोहनजोदड़ो से मिला है। लोथल की बात करें तो बंदरगाह यहां से मिला है, जिसे बंदरगाह नगर की संज्ञा भी दी गई है लोथल को। धान बाजरा के साक्ष्य भी यहां से मिले हैं। फारस के मोहर, घोड़ा की लघु मृग मूर्ति भी मिली है, और 3 युगल समाधियां साथ साथ में मिले हैं लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्राचीनतम राजधानी जो थी वो थी पाटलिपुत्रा। ध्यान दीजिएगा, तो भारतवर्ष में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ 16 महाजनपद थे, जो पूरा भारत 16 महाजनपदों में विभाजित हुआ करता था। और इसका उल्लेख सबसे पहले बार, इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंग्युत्तर निकाय से मिलती है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। क्लियर, दोनों ही पुस्तक को याद रखेंगे। बौद्ध ग्रंथ अंग्युत्तर निकाय से हमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पूरा भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था, इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से भी इसकी जानकारी मिलती है। क्लियर। अगर अब बात कर लिया जाए 16 महाजनपद कौन कौन से थे तथा इसकी राजधानी कहाँ थी? अंग पहला राजधानी, ध्यान देंगे, अंग महाजनपद जिसकी राजधानी चंपा थी। मगध महाजनपद गृहब्रज या पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। काशी का वाराणसी राजधानी या बनारस था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी या वर्तमान समय प्रयागराज के निकट था। बज्जी की राजधानी वैशाली। चेदी की राजधानी शक्तिमती। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य। मल्ल की राजधानी कुशावती। अवंती की राजधानी उज्जैन या माहिष्मती। कोसल की राजधानी श्रावस्ती। पुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कंबोज की राजधानी हाटक। सूरसेन की राजधानी मथुरा। अस्मक की राजधानी पोटली और पोतन, और गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। क्लियर, ये 16 महाजनपद थे जिसकी राजधानी के बारे में हमने चर्चा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? खूब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार से क्वेश्चन पूछता रहता है। 29 जून 1968 ईस्वी को बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। क्लियर, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पवन शास्त्री एवं राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। यह राष्ट्रपति शासन 8 महीने तक चला था, जो कि 26 फरवरी 1959 ईस्वी को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था जिसमें दंड संहिता और आपराधिक प्रतिक्रिया संहिता के संहिताकरण की सिफारिश की थी? क्लियर, खूब अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में तो बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ा इजी क्वेश्चन है। प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया जिसने दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के संहिताकरण की सिफारिश की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम विधि आयोग को चार्टर्ड एक्ट 1833 ईस्वी के तहत 1834 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो सही आंसर आपका जाएगा चार्टर्ड एक्ट 1833 ईस्वी। और 1833 ईस्वी चार्टर्ड एक्ट के तहत 1834 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी। इसके बाद 1853 ईस्वी, 1861 ईस्वी और 1879 ईस्वी में क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे विधि आयोग का गठन किया गया था, जिन्होंने अंग्रेजी कानूनों की भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में सहायता की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना स्वतंत्र भारत के बाद ध्यान देंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 ईस्वी में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल श्री एम सी सीतलवाड़ की अध्यक्षता में किया गया था। दोनों चीज ध्यान रखेंगे। पहला विधि आयोग जो है वो चार्टर्ड एक्ट 1833 ईस्वी के तहत 1834 ईस्वी में, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 ईस्वी में अटॉर्नी जनरल श्री एम सी सीतलवाड़ की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए दिए गए मौलिक अधिकार जो नागरिकों के होते हैं उसकी रक्षा करते हैं, इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के खिलाफ 5 प्रकार का रीट जारी करने के लिए शक्ति प्रोवाइड करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये पांचों रीट जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जब मौलिक अधिकार का हनन कर लिया जाता है किसी भी भारतीय नागरिक का, वैसे स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये पांचों रीट जारी किया जाता है। क्लियर है? अनुच्छेद 32 है जो कि उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था करता है। अतः यही कारण है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार, संविधान का संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर ने कहा है। अनुच्छेद 74 की बात करें, ऑप्शन नंबर ए में है, तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होगी जो अपने कार्यों के अभ्यास में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। क्लियर है? अनुच्छेद 54 की बात करें तो इसके तहत राष्ट्रपति का चुनाव एवं निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल की व्यवस्था अनुच्छेद 54 में किया गया है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो अपने शिलालेख में अशोक की बात करें तो अपने शिलालेख में अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। शिलालेखों में अशोक को राजकीय उपाधि देव नाम प्रिय के नाम से जाना गया है। राजकीय उपाधि थी ये, देव नाम प्रिय। क्लियर है? पुराणों में अशोक का नाम अगर देखा जाए तो अशोक वर्धन मिलता है, जबकि मस्की अभिलेख में अशोक को बुद्धशाक्य और अशोक के नाम से भी संबोधित किया गया है। बारी बारी से पॉइंटेड बातें को याद रखेंगे। जूनागढ़ अभिलेख में अशोक को अशोक मौर्य के रूप में नामित किया गया है। भाब्रू अभिलेख में अशोक को मगधाधीराज के नाम से नामित किया गया है। परावर की गुफा अभिलेख एवं कंधार अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना गया है। क्लियर? सामान्यतः बात करें तो शिलालेख में अशोक का सामान्यतः नाम जो मिलता है वो प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी यानी इलेक्टोरल असिस्टेंट क्या है? तो यह एक प्रकार का अंतर सरकारी संगठन होता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट जो होता है वो एक अंतर सरकारी संगठन होता है जिसकी स्थापना 1995 ईस्वी में स्वीडन में की गई थी। यह एक अंतर सरकारी संगठन है और दुनिया भर में अस्थायी लोकतंत्र को बढ़ावा देने का यह काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? ऑप्शन में है सेब, अंगूर, खजूर और आलू बुखारा। तो सेब जो है एक सच्चा फल का उदाहरण नहीं होता है, यानी ट्रू फ्रूट का उदाहरण नहीं होता है। अब समझेंगे सत्य फल किसको कहेंगे और असत्य फल किसको कहेंगे। ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट वैसा फल जिसके विकास में केवल परिपक्व अंडाशय जो मैच्योर्ड ओवरी होता है वही योगदान देता है इसके विकास होने में, उसे ही सत्य फल कहा जाता है, ट्रू फ्रूट कहा जाता है। सामान्यतः अगर देखेंगे सत्य फल अगर आपको पहचानना है, परिभाषा न भी याद है, तो वो ऐसा फल जो चिकना चाकना सब तरफ से चिकना चाकना हो,
ऊपर में एक डंठल लगा हुआ, चिकना चाकना हो, कहीं भी आपको आपका हाथ जब स्पर्श हो तो अनुभव आदमी बता देगा कि अगर ये वाला पार्ट नीचे में जो पाया जाता है, ये सब अगर नहीं पाया गया है, चिकना चाकना एकदम है, क्लियर, कहीं भी स्पर्श करने पर कोई रुखड़ापन नहीं आता है, यानी नीचे में जो फूल जैसा बना हुआ होता है वो नहीं है, तो इसका मतलब है कि यह सत्य फल है। क्लियर, यह सत्य फल है, ट्रू फ्रूट है। लेकिन अगर निचला वाला हिस्सा में फूल जैसा भाग अगर पकड़ा गया, इसका मतलब है कि यह असत्य फल का उदाहरण है। क्लियर, समझ गए? अब देखेंगे असत्य फल का परिभाषित तौर पर अगर देखेंगे तो वैसा फल जिसके विकास में परिपक्व अंडाशय यानी मैच्योर्ड ओवरी के साथ साथ फूल का अन्य हिस्सा भी मदद करता है, उसे असत्य फल कहा जाता है। तभी तो इसके नीचे में फूल जैसा ये संरचना पाया जाता है, इसे ही असत्य फल कहा जाता है, जैसे सेब, अनार, अमरूद इत्यादि। क्लियर, तो अनुभव आदमी देख के पकड़ लेगा कि अगर चिकना चकना है तो सत्य है, और अगर नीचे वाला भाग में रुखड़ा वाला भाग, फूल वाला भाग पकड़ा गया तो इसका मतलब है कि वह असत्य फल है। क्लियर, अनिषेक फल एक होता है, पार्थेनोक्रैपी फ्रूट जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, वैसा फल जिसका विकास बिना निषेचन की प्रक्रिया के ही हो जाता है, उसे ही अनिषेक फल कहा जाता है, जैसे कि केला, अंगूर इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत FW नोस्ट्रतीन के द्वारा किया गया था। SW नोस्ट्रतीन के द्वारा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अब यह है क्या जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, जरा इसको समझिएगा। तो यह एक जनसंख्या सिद्धांत है जिसमें किसी क्षेत्र में लंबे समय अवधि में जनसंख्या के जन्म दर और मृत्यु दर के मध्य अंतर के कारण जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि या परिवर्तन की व्याख्या की जाती है। क्लियर है? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। यह सिद्धांत मूल रूप से W.S. थॉम्पसन ने 1929 ईस्वी में प्रस्तुत किया था, जिसे फ्रैंक W. नोस्टेस्टीरिन ने 1945 ईस्वी में संशोधित करके वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया। यही कारण है कि नोस्टेस्टीरिन को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का जनक माना जाता है। क्लियर, तो ध्यान देंगे दोनों बात। 1929 ईस्वी में W.S. थॉम्पसन ने यह सिद्धांत को मूल रूप से प्रस्तुत किया, लेकिन इसको वैज्ञानिक स्वरूप किसने प्रदान किया? फ्रैंक W. नोस्टेस्टीरिन ने 1945 ईस्वी में। यही कारण है कि फ्रैंक W. नोस्टेस्टीरिन को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का जनक माना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या कितनी है? तो 11 करोड़ 75,08,016 ये है बिहार की शहरी जनसंख्या। क्लियर, कुल जनसंख्या की अगर यदि बात किया जाए, ग्रामीण जनसंख्या, कुल ग्रामीण जनसंख्या की बात किया जाए तो 9,23,41,436 है ग्रामीण जनसंख्या बिहार का। पुरुष जनसंख्या की अगर बात करेंगे, उसमें से ग्रामीण में पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 4,80,73,850 है, जबकि महिला जनसंख्या की बात करें तो 4,42,67,586 है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला अगर बात किया जाए तो पूर्वी चंपारण है, जहां का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है पूर्वी चंपारण। क्लियर, जबकि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जो है वो शेखपुरा है। क्लियर, शहरी जनसंख्या की अगर बात करें तो कुल जनसंख्या शहरी जनसंख्या बिहार में 11,75,08,016 है, जो कि कुल जनसंख्या का 11.29% है। पुरुष जनसंख्या की बात करें शहरी जनसंख्या में तो 6,62,62,62 लाख 4,307 पुरुष जनसंख्या, जबकि महिला जनसंख्या 55,53,709 है। क्लियर, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की बात करें, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की बात करें बिहार में तो पटना सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला है, जबकि न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला जो है वो शिवहर है। ध्यान रखेंगे दोनों पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट का एक उदाहरण होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट का उदाहरण है। वर्कशीट को रो और कॉलम में विभाजित किया जाता है। रो और कॉलम का मिलान बिंदु सेल कहलाता है। वर्कशीट में 10 लाख
48,576 रो और 16,384 कॉलम होते हैं। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर एक बंडल पैकेज के रूप में आता है जिसके मुख्य प्रोग्राम निम्नलिखित होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सेस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तथा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राफेल लड़ाकू किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ओरियन 2023 में भाग लेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओरियन 2023 है क्या, जरा समझिएगा। तो यह एक बहुआयामी युद्ध खेल है जिसमें भूमि सैनिक, विमान वाहक सहित युद्धपोत और लड़ाकू विमान शामिल होंगे। यह अप्रैल 2023 में फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। तो सही आंसर आपका निकल जाएगा फ्रांस। इसमें 7,000 से अधिक नेटो देश के सैनिक अपने सहयोगियों की भूमि सेना से जुड़े ड्रिल में भाग लेंगे। राफेल लड़ाकू विमान की अगर बात करें तो यह एक मल्टी रोल फाइटर विमान है जिसे फ्रांस की डेसॉल्ट एविएशन नाम की कंपनी बनाती है। राफेल को मल्टी रोल लड़ाकू विमान कहा जाता है क्योंकि यह हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला कर सकता है। राफेल फाइटर जेट की पहली खेप भारत में फ्रांस से पहुंचा था 29 जुलाई 2020 को अंबाला एयरपोर्ट पर। यह भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SNAP स्नैप 10A चर्चा में था, यह किससे संबंधित है? खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्नैप 10A यानी सिस्टम्स फॉर न्यूक्लियर ऑक्सिलरी पावर, यह संयुक्त राज्य परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पहला और एकमात्र परमाणु रिएक्टर था जिसे 3 अप्रैल 1965 ईस्वी को ट्रांजिट 4A उपग्रह पर लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य नेविगेशन सिस्टम का परीक्षण करना था। इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 तथा शीतलक के रूप में तरल सोडियम का प्रयोग किया गया था। क्लियर? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का परमाणु ऊर्जा आयोग है। यह ध्यान रखेंगे, परमाणु रिएक्टर है जो कि स्थापित किया गया था कहां? अंतरिक्ष में 3 अप्रैल 1965 ईस्वी को ट्रांजिट 4A उपग्रह के लिए लॉन्च किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक इसमें से नहीं था? रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था ब्रिटिश शासनकाल में ही अंग्रेजों के द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ईस्वी बिल्कुल सही है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट क्या इस समय अंग्रेज का शासनकाल भारत में था? 1955 ईस्वी में नहीं था। तो यही आपका सही आंसर नहीं होगा। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, यह ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं था इस कानून का। क्लियर? जिसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता के उपयोग एवं उसे बढ़ावा देने तथा अस्पृश्यता से या उससे संबंधित मामलों के कारण उत्पन्न किसी प्रकार की निर्योग्यता को दंडित करने का उद्देश्य शामिल किया गया है। क्लियर? मतलब इसके तहत, इस एक्ट के तहत छुआछूत को पूरी तरीका से समाप्त किया गया तथा अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसे दंडित करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्कटिक होम इन द वेदास किसकी पुस्तक है? द आर्कटिक होम इन द वेदास जो है वो बाल गंगाधर तिलक की कृति है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। ध्यान दीजिएगा, यह पुस्तक 1898 ईस्वी के अंत में लिखी गई थी लेकिन पहली बार मार्च 1903 ईस्वी में पुणे में प्रकाशित हुई थी। इसमें इस मत का प्रतिपादन किया गया है कि पूर्व हिमनद काल के दौरान आर्यों के वास्तविक घर उत्तरी ध्रुव थे, जिसे लगभग 8000 ईसा पूर्व के दौरान भारी बर्फबारी के कारण मैदान छोड़कर उन्हें यूरोप के उत्तरी हिस्सों में जाना पड़ा था। इसकी चर्चा द आर्कटिक होम इन द वेदास नामक पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं किया गया है? दक्षिण अफ्रीका बेल्ट, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, अर्जेंटीना पंपास और ब्राजील स्टेपीज। तो एक तरफ देश दिया हुआ है और एक तरफ उसमें पाए जाने वाले घास के मैदान दिए हुए हैं। क्लियर? जरा समझ लीजिएगा, विश्व में 2 तरह के घास के मैदान पाए जाते हैं, एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। क्लियर? तो एक तरफ पहले देते हैं कि घास का मैदान और दूसरा तरफ देश दे देते हैं। तो सिलवास घास का मैदान जो है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात कर लेते हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में सिलवास, सवाना, लानोज, पार्कलैंड, कंपोज और पटाना आता है, जिसमें सिलवास जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जो अमेजन बेसिन के क्षेत्र में सिलवास कहा जाता है। सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को उत्तरी अफ्रीका में सवाना के नाम से जाना जाता है जो सहारा मरुस्थल के क्षेत्र में पड़ता है।
लानोज घास के मैदान जो वेनेजुएला के क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, जिसे लानोज के नाम से जाना जाता है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। पॉर्कलैंड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को पॉर्कलैंड कहा जाता है और ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कंपास कहा जाता है, जबकि श्रीलंका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को पटाना कहा जाता है। अब शीतोष्ण घास के मैदान की बात करें विश्व में, तो शीतोष्ण घास के मैदान में प्रेरीज, पंपास, बेल्ड, डाउन्स, स्टेपीज, पुस्ताज और कैंटबरी को शामिल किया जाता है। अमेरिका और कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरीज कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका और अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र जो होते हैं उसके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को बेल्ट कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। यूरोप या रूएशिया मतलब यूरोप और एशिया के कुछ हिस्से के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है। हंगरी जो है वहां के शीतोष्ण घास के मैदान को पुस्ताज कहा जाता है और न्यूजीलैंड के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कैंटबरी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछता है सुमेलित कौन सा नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को। क्लियर? पंपास अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है, जबकि स्टेपीज जो है वो रूस और एशिया के कुछ क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है, यानी इससे रूस को जोड़ेंगे। जबकि ब्राजील जो है, ध्यान देंगे, ब्राजील जो है वो ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कंपास कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर किसकी ब्याज दर मानी जाती है? तो बैंक दर वह दर होता है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से लघु ऋण प्रोवाइड करता है, लघु ऋण प्राप्त करता है, प्रोवाइड नहीं सॉरी, जिस दर से वाणिज्यिक बैंक जो होता है वो आरबीआई के यहां से अल्प अवधि के लिए ऋण उधार लेता है, उसे ही बैंक दर कहा जाता है और यह आरबीआई के द्वारा ही तय किया जाता है। क्लियर? या कहेंगे तो यह वह दर होता है जिस पर रिजर्व बैंक विनिमय बिल या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या बदलने के लिए तैयार है। बैंक दर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 49 के तहत प्रकाशित की गई है। यह दर एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर से जुड़ी हुई है और इसलिए जब एमएसएफ दर पॉलिसी रेट के साथ बदलती है तो स्वचालित रूप से बैंक दर भी परिवर्तित हो जाती है। क्लियर है? वर्तमान समय में बैंक दर की बात करें तो 4.25% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीची बजानी, चिमोनी और चिन्नार शब्द जो कभी कभी समाचार पत्रों में देखे जाते हैं किससे संबंधित है? तो ध्यान देंगे, यह एक प्रकार का क्या है? पीची बजानी, चिमोनी और चिन्नार, यह एक प्रकार का जो है वो आपको वन्य जीव अभ्यारण्य के तौर पर जाना जाता है, जो कुछ स्थिति में चर्चा में देखने को मिलता है। पीची बाजनी वन्य जीव अभ्यारण्य जो त्रिशूर जिला केरल में स्थित है, यह प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अभ्यारण्य है और एक उपयुक्त स्थल है। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। चिमोनी वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो भारत के केरल राज्य के त्रिशूर जिले में एक संरक्षित क्षेत्र है और यह पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में विस्तारित है। इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुई, जिसमें व्याघ्र यानी बाघ, एशियाई हाथी और सोन कुत्ता मुख्य स्तनधारी प्राणी पाए जाते हैं। चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो केरल का एकमात्र अभ्यारण्य है जहां जंगली में एक स्टार कछुआ पाया जाता है। क्लियर? चिन्नार में तीनों के तीनों केरल में पाया जाने वाला एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। इनमें से किस देश ने हाल ही में ओफेक 13 नामक एक नया जासूसी उपग्रह कक्षा में स्थापित किया है? तो ओफेक 13 प्रतिष्ठित इजरायली एयरबेस पलमाकीम से 5 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो इजराइल आपका सही आंसर हो जाएगा कि इजराइल के द्वारा ओफेक 13 नाम का एक नया जासूसी उपग्रह लॉन्च किया गया है, कक्षा में स्थापित किया गया है 5 अप्रैल 2023 को। ओफेक 13 की बात करें तो उपग्रह इजराइल के जासूसी उपग्रह श्रृंखला ओफेक की नवीनतम जोड़ी है जो 1988 ईस्वी में संचालन में रहा था। इस सैटेलाइट में उन्नत योग्यताएं शामिल है, जिसमें उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग और भूमि स्टेशनों को रियल टाइम खुफिया सूचना भेजने की क्षमता शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है, सबसे पहली बात देखेंगे तो 1961 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। 51 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना रही थी। ध्यान देंगे, यह 5 वर्ष का एक योजना होता है भारत सरकार का, जिसमें विभिन्न प्रकार के आर्थिक व्यवस्था का लेखा जोखा तैयार किया जाता है, देश की व्यवस्था का
तैयार किया जाता है 5 वर्षों में। पहली बार 1951 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना। यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना था। पंचवर्षीय योजना की संकल्पना सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन का उपज था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पीसी महालनोबिस 1956 से लेकर 1956 से लेकर 1961 ईस्वी तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना रही थी, जो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। 2 and 4 सेक्टर मॉडल पर आधारित थी पीसी महालनोबिस के। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आमतौर पर आप जानते होंगे पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, लेकिन पीसी महालनोबिस के 2 and 4 सेक्टर मॉडल पर यह आधारित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी और सुखमेव चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी और चौथी पंचवर्षीय योजना DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा पंचवर्षीय योजना को याद करने का ट्रिक हम लोग क्या कहते हैं? 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा 90 92 पॉकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 1 मीटर व्यास के वृत्ताकार मार्ग पर n चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। पिंड पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल का मान 20 न्यूटन दिया हुआ है, तो n का मान निकालना है। n का मतलब चक्कर प्रति सेकंड की दर हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या हमें दिया हुआ है। मास हमें दिया हुआ है, n दिया हुआ है, मास हमें दिया हुआ है, कितना है? 100 ग्राम का मास हमें दिया हुआ है। क्लियर? यानी अगर इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 0.1 किलोग्राम हो जाएगा। क्लियर? अब r बराबर क्या दिया हुआ है? रेडियस, जो कि व्यास आपका दिया हुआ है। व्यास आपका दिया हुआ है कितना? 1 मीटर। तो इसको हम त्रिज्या में निकालेंगे, इसको हम रेडियस यानी त्रिज्या में निकालेंगे। इसी को त्रिज्या, व्यास जब 1 मीटर दिया हुआ है तो त्रिज्या यानी रेडियस बराबर अगर हम निकालेंगे तो 1/2 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? या इसी को हम लिख सकते हैं 0.5 मीटर। अभी केंद्रीय बल FC हमें दिया हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें दिया हुआ है कितना? 20 न्यूटन का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F बराबर फॉर्मूला होता है क्या? mv² बट्टा r। क्लियर है? मास का यहां से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, यहां से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे तो F इंटू R बट्टा M बराबर R²। क्लियर है? यहां से v²। क्लियर? तो हम यहां से निकालेंगे F यानी फोर्स का मान हमें दिया हुआ है। F बराबर हमें दिया हुआ है कितना? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 20 न्यूटन का दिया हुआ है। रेडियस भी हमें दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया हुआ है? तो रेडियस हमें दिया हुआ है 0.5 और मास भी हमें दिया हुआ है 0.1। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, अर्थात 20 बचे 100 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या आ गया? वेलोसिटी बराबर। अब वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर 100 आया है, तो v बराबर कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब v बराबर होता क्या है? तो v बराबर होता है W इंटू R, और यहां W बराबर क्या होता है? 2 पाई n। क्लियर? 2 पाई n। अब यहां पे हम बैठा देंगे v बराबर दिया हुआ है 10, डायरेक्ट हम यहां पे लिख देते हैं। वेलोसिटी बराबर 10 बराबर W बराबर चूंकि दिया हुआ है 2 पाई और इंटू n अगुने रेडियस R, तो R का मान कितना दिया हुआ है? 0.5। क्लियर है? 5 दूना 10, यहां से यहां ये खत्म, अर्थात n बराबर क्या? 10/पाई आ गया। तो हमारा n बराबर चक्रों की संख्या 10/पाई सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पोलियो दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? प्रत्येक 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, विश्व पोलियो दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो 1985 ईस्वी में रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा जोनास साल्क के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 24 अक्टूबर। अब जॉन इस साल्क के द्वारा क्यों? क्योंकि पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन इस साल्क के द्वारा किया गया था, अतः उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रत्येक 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना की गई थी, जिन्होंने पोलियो माइलाइटिस के खिलाफ एक टीका विकसित किया था, जो पहली बार 1955 ईस्वी में प्रयोग किया गया था। ध्यान रखिएगा,
2022 के लिए इसकी थीम जो रही विश्व पोलियो दिवस 2022 और इसके बाद माताओं एवं बच्चों के लिए एक स्वास्थ्य भविष्य यानी वर्ल्ड पोलियो डे 2022 एंड बियॉन्ड अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन, यही इसकी थीम रही थी 2022 की। क्लियर। भारत को जनवरी 2014 में WTO के द्वारा पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया। भारत में पोलियो के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, जिसे पोलियो रविवार के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत में ऑप्टिकल फाइबर, जिसे प्रकाशीय फाइबर कहा जाता है, इसकी खोज नरेंद्र कपानी के द्वारा 1952 ईस्वी में किया गया था और यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाशीय फाइबर जो होता है 3 भागों में मिलकर बना हुआ होता है। पहला भाग कोर, दूसरा भाग क्लैडिंग तथा तीसरा भाग कोटिंग होता है। कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है। क्लियर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करें तो इसके होने वाले 2 शर्त आवश्यक है। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। दोनों परिस्थिति होने पर पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा? तो भारत सरकार के द्वारा 1 रुपया और छोटे सिक्के जो है वो जारी किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा। तथा ध्यान रखेंगे 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। भारत का पहला निर्गमित नोट 1 रुपये का ही था, जो 1949 ईस्वी में चलन में आया था, जिस पर सारनाथ का अशोक स्तंभ छपा हुआ था। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली की शुरुआत 1957 ईस्वी में हुई थी। ध्यान दीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को एक ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? यह के.टी. शाह का कथन था। यह के.टी. शाह का ही कथन था कि नीति निर्देशक तत्व जो वर्तमान समय में भारतीय संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक की चर्चा मिलती है। क्लियर। यह हमारे भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है तथा इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? तो औरंगाबाद, एलोरा पहाड़ियों में स्थित जो गुफा मंदिर है वो औरंगाबाद में महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित किया गया था। जो 34 शैलकृत गुफाएं हैं वहां पे, जिसमें 1 से लेकर 12 तक बौद्धों के लिए, 13 से लेकर 29 तक हिंदुओं के लिए और 30 से लेकर 34 तक जैन की गुफाएं हैं। एलोरा की गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट के द्वारा 17वीं शताब्दी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? वर्तमान समय में 12 ऐसे समुद्र तट हैं भारत के जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जिसे प्रदान किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट होता क्या है? तो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेवल है एक प्रकार का, जिसे पर्यावरण के लिए कार्य करने वाली संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन FEE डेनमार्क के द्वारा प्रदान की जाती है और इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में की गई थी। इसके तहत भारत में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले बीचों यानी समुद्र किनारों की संख्या वर्तमान समय में 12 है, जिसमें से गुजरात का शिवराजपुर बीच, दीव का घोघला द्वीप बीच, कर्नाटक का कासरगोड व पदुबिद्री द्वीप, केरल का कप्पड़, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा, ओडिशा का गोल्डन, अंडमान व निकोबार का राधानगर तट, तमिलनाडु का कोवलम, पुडुचेरी का ईडन तथा 11वें और 12वें के रूप में लक्षद्वीप का कदमत 11वें है और लक्षद्वीप का ही थुंडे बीच जो है वो 12वें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला समुद्र तट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो बक्सर के चौसा के निकट गंगा पहली बार बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अब गंगा के उद्गम स्थल की बात कर लिया जाए तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के नाम से निकलती है तथा देवप्रयाग के निकट अलकनंदा नदी से मिलने के बाद गंगा के नाम से यह प्रवाहित होती है। ध्यान दीजिएगा, यह उत्तराखंड के हरिद्वार के निकट पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश करती है और बिहार के बक्सर जिला में चौसा के निकट पहली बार गंगा नदी प्रवेश करती हुई बिहार के 2 भागों में बांट देती है, हुई बंगाल में प्रवेश कर जाती है। बिहार में इस नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम डिल रैम्प कब शुरू किया गया था? खूब इंपोर्टेंट है, 2008 में इसकी शुरुआत किया गया था। डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण यानी डिल रैम्प
डिजिटल इंडिया लैंड रिमार्क एंड मॉडर्न प्रोग्राम, इसकी शुरुआत भारत सरकार के द्वारा अगस्त 2008 में किया गया था, जिसे पहले राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां इनमें से कौन सी है? कार्डेमम हिल्स, इलायची की पहाड़ी। कार्डेमम हिल्स जो है वो कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियां है। कन्याकुमारी से सटी प्रमुख पहाड़ी कार्डेमम पहाड़ी जो इलायची के पहाड़ी के नाम से जानी जाती है, जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला के अंतर्गत केरल राज्य में स्थित है। सेवराई की पहाड़ी की अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी में है, तो पूर्वी घाट पर्वतमाला का यह हिस्सा है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला के दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी अन्नामलई पर्वत है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जिसकी सर्वोच्च चोटी अन्नाइमुडी है और यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। दूसरा ऑप्शन की बात करें नीलगिरी पहाड़ी की, तो नीलगिरी पश्चिमी घाट पर्वतमाला का सबसे दक्षिणी विस्तार है, जो तमिलनाडु में स्थित है, जिसकी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी को दक्षिणी पूर्वी घाटी पर्वतमाला और पश्चिमी घाटी पर्वतमाला का मिलन स्थल या जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इरडा ने जून 2023 में 3 दिवसीय प्रदर्शनी में कहां भाग लिया है? बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। म्यूनिख जर्मनी में भाग लिया है, ऑप्शन नंबर बी, म्यूनिख जर्मनी में भाग लिया है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इरडा ने म्यूनिख जर्मनी में 14 से 16 जून 2023 तक आयोजित 3 दिवसीय इंटर सोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी में भाग लिया है। इस भागीदारी का उद्देश्य आगंतुकों को संगठन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण, ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने और भारत में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के विकास का समर्थन करने की पहल के बारे में शिक्षित करना था। इरेडा की बात करें किया जाए, ध्यान दीजिएगा, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, क्लियर। इरेडा एक मिनी रत्न यानी श्रेणी फर्स्ट नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार का एक उपक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए मॉडल अपनाने का समर्थन किया था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, इन्होंने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए एक मॉडल अपनाने की सिफारिश की थी। अब्दुल कलाम ने सृजन पाल सिंह, केंद्रीय क्षेत्र के विकास संबंधी मिशनों में डॉक्टर कलाम के सहयोगी ये थे, तो सृजन पाल सिंह के साथ लिखी गई पुस्तक टारगेट 3 बिलियन इनोवेटिव इन्वेंशंस, उनकी पुस्तक जो सृजन पाल सिंह और अब्दुल कलाम आजाद के सहयोग के साथ मिलकर लिखा हुआ पुस्तक है टारगेट 3 बिलियन इनोवेटिव सॉल्यूशंस टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, में ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किया था। ध्यान दीजिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम और उनके सहयोगी रहे सृजन पाल सिंह के द्वारा लिखित पुस्तक में इन्होंने ग्रामीण निर्धनता को उन्मूलन करने के लिए जो मॉडल प्रस्तुत किया वो पूरा मॉडल था। और ये पूरा का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा उपलब्ध कराना। पूरा के विजन को 2003 के गणतंत्र दिवस पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा शुरू किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट धात्विक और अधात्विक दोनों रूप में रासायनिक व्यवहार करता है? खूब इंपोर्टेंट है बोरॉन। बोरॉन की परमाणु संख्या जो होती है वो 5 होती है तथा यह आवर्त सारणी के समूह 13 तथा आवर्त 2 में पाया जाने वाला एक मुख्य धातु होता है, अतः इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। बोरॉन के अलावा सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, यूरेनियम तथा पोलोनियम भी उप धातु के अंतर्गत शामिल किया जाता है, यानी इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। आर्गन जो है ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ आर्गन, जिसकी परमाणु संख्या 18 तथा जेनॉन जिसकी परमाणु संख्या 54 होती है, क्रमशः आवर्त सारणी के समूह 18 तथा आवर्त 3 तथा आवर्त 5 में पाए जाने वाले एक अक्रिय गैस या नोबेल गैस अधातु है। कार्बन की बात करें तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है तथा आवर्त सारणी के समूह 14 तथा आवर्त 2 के अंतर्गत शामिल किया जाने वाला एक अधातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? जैन धर्म में। जैन धर्म में सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वो प्रदर्शित की गई है। ध्यान दीजिएगा, आंकड़े को 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़ा, एक तरफ समुदाय दिया हुआ है, दूसरा तरफ साक्षरता दर। तो जैन समुदाय की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार है वो 86.73% जो सर्वाधिक है। दूसरे स्थान पर आता है ईसाई धर्म, जहां की साक्षरता दर, जिस धर्म की साक्षरता दर 74.34% है। तीसरे स्थान पर बौद्ध धर्म का आता है जो 71.83% साक्षरता है। सिख धर्म की अगर बात किया जाए तो यहाँ की साक्षरता जो है वो 67.51% है। हिंदू धर्म के साक्षरता की बात किया जाए तो 63.60% है। मुस्लिम धर्म के साक्षरता की बात किया जाए तो 57.28% रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्धनीतिक समूह का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार चीन जो है इस क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग एक अनौपचारिक युद्धनीतिक समूह है, ग्रुप है, जिसमें चीन को शामिल नहीं किया गया है।
अब ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे क्यूसी के नाम से जाना जाता है, इसे क्वाड भी कहा जाता है। यह चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के नाम से भी जाना जाता है। ये अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक राजनीतिक वार्ता का एक ग्रुप है। इसे साल 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने पहली बार इसका प्रस्ताव रखा था। इसका वर्तमान स्वरूप 2017 से लागू किया गया है तथा इसका 5वां शिखर सम्मेलन 2023 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस जोड़ी ने जून 2023 में इंडोनेशिया ओपन में पुरुष युगल का खिताब अपने नाम कर लिया है? सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों की युगल जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन में पुरुष युगल का खिताब अपने नाम कर लिया है तथा सुपर 1000 इवेंट जीतने वाले देश की पहली युगल जोड़ी बन गई है। BWF की बात करें, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें तो वर्ल्ड टूर को 6 स्तरों में विभाजित किया गया है। वर्ल्ड टूर फाइनल 4 पहला है, इसमें से पहला विभाजन है वर्ल्ड टूर फाइनल, दूसरा है 4 सुपर 1000, 6 सुपर 750, चौथा है 7 सुपर 500 और छठा है 11 सुपर 300। क्लियर? इनमें से प्रत्येक टूर्नामेंट अलग अलग रैंकिंग, अंक और पुरस्कार राशि प्रदान करता है। सुपर 1000 स्तर पर उच्चतम अंक और पुरस्कार पूल की पेशकश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकता है? अनुच्छेद 249 249वें अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान के तहत संसद जो है वो राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। इसी की चर्चा अनुच्छेद 249 में किया गया है। क्लियर? अनुच्छेद 229 की बात करें ऑप्शन नंबर ए में तो किसी उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति उस न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति करेगा तथा प्रशासनिक व्यय यानी सभी वेतन, भत्ते और पेंशन जो होगा वो राज्य की संचित निधि से दी जाएगी। अनुच्छेद 356 की बात करेंगे तो इसके तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के उल्लंघन की स्थिति में सरकार को भंग किया जा सकता है। जब किसी राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो राज्यपाल उस समय राष्ट्रपति शासन के लिए अनुशंसा कर सकता है। अनुच्छेद 352 की बात करें तो यह युद्ध, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या उसके किसी एक हिस्से में सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं अनुच्छेद 352 के तहत। ध्यान दीजिएगा, मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था। इसे 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 ईस्वी के तहत समाप्त कर दिया गया। क्लियर? और सशस्त्र विद्रोह को जगह दिया गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, EPCG का पूरा रूप क्या होता है? EPCG का पूरा रूप होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड EPCG का पूरा रूप होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। वाणिज्य मंत्रालय ने एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स योजना के तहत बहुत सारे प्रक्रियाओं में ढील दी है ताकि व्यापारियों को व्यापार करने में आसानी हो सके और अनुपालन जरूरतों को कम किया जा सके। इस योजना के तहत कैपिटल गुड्स के आयात को निर्यात कानूनों के अंतर्गत ड्यूटी फ्री करने की आज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो याग्बलक की स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अप्रार्क क्या थे? तो अप्रार्क जो थे वो शिलाहार राजा थे। शिलाहार राजा के रूप में इनको इंगित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, अपराधित्य प्रथम या इसी को अप्रार्क के नाम से भी जाना जाता है। 1170 से लेकर 1197 ईसा पूर्व से उत्तरी कोंकण शाखा का एक शिलाहार शासक था। वह याग्बलक की स्मृति के समृद्ध टीकाकारों में से एक था। अप्रार्क पारा याग्बलक की स्मृति पर एक व्यापक भाष्य लिखा है। चूंकि टीकाकार अप्रार्क है इसलिए भाष्य का नाम अर्थात अप्रार्क पारा भी इसी नाम से प्रसिद्ध है। शिलाहार राजवंश की अगर बात करें तो राष्ट्रकूट काल के दौरान उत्तरी और दक्षिणी कोंकण जो कि वर्तमान मुंबई और दक्षिणी महाराष्ट्र में स्थापित एक शाही राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस राज्य को प्रदान की गई है? मध्य प्रदेश राज्य को उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किया है। इस पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार की बात करें तो ओडिशा के गंजम जिले को प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार के तहत NTPC बरौनी में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी के मामले में चौथे राष्ट्रीय जल सुरक्षा इस पुरस्कार के तहत NTPC बरौनी में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम रैंक हासिल किया है। उपराष्ट्रपति ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जल मिशन के शुभंकर पीकू पर एक एनिमेटेड फिल्म भी लॉन्च की है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है?
ई किसान धन ऐप को चालू किया है वो है HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक जो है उसके द्वारा खास एक नया ऐप लॉन्च किया गया है जो किसानों के लिए निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध किया गया है। इस ऐप का नाम ई किसान धन ऐप रखा गया है। इसे किसानों की सभी जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इसकी मदद से किसान घर बैठे खेती और बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सबसे अधिक जनसंख्या में द्वीप पाए जाते हैं? तो इंडोनेशिया। दुनिया का सबसे ज्यादा द्वीप जो है वो इंडोनेशिया के पास है। फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस में 7,641 द्वीप है। इंडोनेशिया में 17,508 है। मालदीव में 1192 है और क्यूबा में द्वीप की संख्या 4000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निफ्ट NEFT की शुरुआत कब किया गया था? खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निफ्ट होता क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। निफ्ट यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसका पूरा रूप होता है। फिर से एक बार, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसका पूरा रूप होता है और इसकी शुरुआत नवंबर 2005 में किया गया था। तो सही आंसर तो पहले हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 2005 में निफ्ट की शुरुआत किया गया था, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की शुरुआत। यह IFSC पर आधारित कैश ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करती है, जिसके तहत कैश ट्रांसफर लिमिट अधिकतम जो है वो 50,000 प्रति ट्रांजैक्शन है। RTGS की बात करें तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। इसी के तहत कैश ट्रांसफर की एक प्रक्रिया विधि है जिसके तहत बात कर लेते हैं RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक निधि अंतरण प्रणाली है। यहाँ वास्तविक समय के आधार पर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा अंतरण होता है। यह बैंकिंग चैनल के माध्यम से भारत में उपलब्ध धन का सबसे तेज तरीका है। इसमें मिनिमम 2 लाख रुपए तक ट्रांसफर किए जाते हैं और मैक्सिमम के लिए यहाँ लिमिट नहीं दी जाती है। शुरुआत इसकी हुई थी 26 मार्च 2006 को RTGS की। क्लियर। IMPS की बात करें तो इसका पूरा रूप होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। यह भी कैश ट्रांसफर का एक प्रारूप होता है जिसके जरिए देश के किसी भी बैंक खाते में 1 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं आप। IMPS की शुरुआत जो हुई थी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा अगस्त 2010 में की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का क्या उद्देश्य है? ऑपरेशन मेरी सहेली जो है वो रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। ऑपरेशन मेरी सहेली, क्लियर, यह भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट यानी ऑपरेशन माई सहेली का पायलट संस्करण जो है वो 18 सितंबर 2020 के बाद से 3 ट्रेन हावड़ा यशवंतपुर दुरंतो स्पेशल, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल और हावड़ा मुंबई स्पेशल में शुरू किया गया था। पहली बार 18 सितंबर 2020 में मेरी सहेली ऑपरेशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना कोड 2023 किसके लिए जारी किया गया है? क्लियर, यह किसके लिए जारी किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण 17 जून 2023 को देहरादून में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद यानी ICFRE द्वारा आयोजित विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के अवसर पर वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन और नए दृष्टिकोण विकसित करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना कोड 2023 को जारी किया गया है। क्लियर। तो वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन और नए दृष्टिकोण को विकसित करने हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय कार्य योजना कोड 2023 लागू किया गया है। राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता पहली बार 2004 में तथा बाद में 2014 के बाद संशोधन के साथ अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली विधि औषधि को क्या नाम दिया गया है? उसे डाईयूरेटिक नाम दिया गया है। डाईयूरेटिक नाम दिया गया है। जरा समझिएगा, मूत्रल यानी डायूरेटिक क्या होता है? उन सभी पदार्थों को कहा जाता है डायूरेटिक जो मूत्र के अधिक निर्माण में सहायक होते हैं। जो ज्यादा मूत्र का सेक्रेशन करने में सहायक होता है उसे डायूरेटिक या मूत्रल हिंदी में कहा जाता है। हाई इफिशियंसी ड्यूरेटिक्स जो होते हैं यानी हाई जो कैपेसिटी वाला डायूरेटिक्स जो होते हैं वो होते हैं फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड, पायरेटेनाइड, इथेसाइक्लिक एसिड और टॉर्सेमोड। ये सभी जो होते हैं वो हाई इफिशियंसी ड्यूरेटिक्स होते हैं यानी ज्यादा से ज्यादा मूत्र का सेक्रेशन करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। औषधीय समूह में 5 वर्ग इसमें शामिल होते हैं। एक थियाजाइड मूत्रवर्धक, दूसरा लूप मूत्रवर्धक, तीसरा पोटेशियम बख्शने वाले मूत्रवर्धक और असेमेटिक मूत्रवर्धक तथा कार्बोनिक एनहाइड्रेज अवरोधक होते हैं। फ्यूरोसेमाइड की अगर बात करें तो इसे अक्सर हाई सीलिंग मूत्रवर्धक कहा जाता है क्योंकि यह अन्य मूत्रवर्धकों की तुलना में अधिक प्रभावी है।
फ्यूरोसेमाइड नलिका से सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम के पुनः अवशोषण को कम करने का काम करता है। लूप मूत्रवर्धक की अगर बात करें तो सबसे शक्तिशाली मूत्रवर्धक है, क्योंकि वे मूल रूप से सोडियम और क्लोराइड के पुनः अवशोषण को रोककर सोडियम और क्लोराइड के उन्मूलन को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? यस बैंक ने, यस बैंक के द्वारा यह गारंटी जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई है? वो गोवा में आयोजित किया गया है, ध्यान रखिएगा। G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक का समापन और चौथी बैठक गोवा में आयोजित किया जाएगा। भारत के G20 टूरिज्म ट्रैक के तहत टूरिज्म वर्किंग ग्रुप ग्रीन टूरिज्म, डिजिटलाइजेशन, स्किल टूरिज्म, MSMES और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट के 5 इंटरकनेक्टेड प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर काम कर रहा है। G20 या ग्रुप और 20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के एक मंच के रूप में G20 की स्थापना 1999 ईस्वी में की गई थी। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक घूर्णन प्रेसिडेंसी के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है। भारत के G20 प्रेसिडेंसी की थीम जो है वो वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज की सेवा को देते हैं विराम, फिर मिलेंगे अगले से प्रैक्टिस में। PDF आप ले लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, सभी सेट प्रैक्टिस का वहां मौजूद है।